Hello everyone, welcome back to channel. In this video we are going to discuss linear programming in application of BSc Honors Mathematics Sem 5. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली आपकी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है ऑप्टिमैलिटी एंड ड्युअलिटी थ्योरी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये अब हम जैसे कि हम यूनिट 1 खत्म कर चुके हैं, आपकी बेसिक्स ही जो थी वो ग्राफ वाली हो गई, कन्वेक्स सॉल्यूशंस हो गए या बेसिक फिजिबल, वो सब हम कर चुके हैं। अब आता है मेन पार्ट, कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आएगा अब जो इस वीडियो में मेथड करने वाले हैं। इस वीडियो में जो इस यूनिट में आप बेसिकली काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ने वाले हो। एग्जांपल के लिए बोलूँ तो सिंप्लेक्स मेथड, टू फेज मेथड, बहुत सारे आएंगे। ऑप्टिमैलिटी और ड्युअलिटी थ्योरी जो बोली है इसने, वो भी आएगा। वो बहुत ईजी सी चीज़ है, मतलब स्कोरिंग ज़्यादा है वो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी वो हो गए कि चलो नहीं हो पा रहा है, कोई आंसर गलत आ रहा है, बट वहाँ पर आप कर सकते हो ड्युअलिटी वाली चीज़ में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका पहला टॉपिक जो है सिंप्लेक्स मेथड। अब देखो, सिंप्लेक्स मेथड के भी काफ़ी केसेस हैं, अनबाउंडेड का है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन का है। तो अभी आज जो हम करने वाले दैट इज द बेसिक वन, कि नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड से कैसे करना है वो है। केसेस वाला हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज हम करेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, और सबसे बेसिक वाला, अभी कोई हम केस नहीं देख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले है सिंप्लेक्स मेथड। कोशिश से समझाऊंगा। देखो, थ्योरी में लिखवा नहीं रहा है मेरे पास थ्योरी लिखवाने को, बट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कॉलेज में भी सेम चीज़ वही करोगे, तो यहाँ पर भी फायदा क्या, मेन आप चीज़ समझो पहले, क्योंकि आपको आनी चाहिए। थ्योरी तो कहीं से भी लिख लोगे। देखो, सिंप्लेक्स मेथड में क्या है, सबसे पहले देखो करते क्या सिंप्लेक्स मेथड में। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय द सिंप्लेक्स मेथड। आपको दिया हुआ मैक्स ऑफ जेड, आपको ये पता है, सब बता चुका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, वो सब हमने इंट्रोडक्शन में करा है। तो मैक्स ऑफ जेड दे रखा है 2x1 प्लस 5x2 इन सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्ट्रेंट 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 6x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 24, जहां पर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब सुनो बेसिक कंडीशन फॉर सिंप्लेक्स मेथड। पहली चीज, सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज है। तो अगर इन फ्यूचर कोई और क्वेश्चन करते हो, मैक्सिमाइज की जगह आपको मिनिमाइज दिखता है, तो वेल एंड गुड, आराम से सॉल्व करो उसको जैसे होता है, जिसे बताऊंगा अभी। मिनिमाइज नहीं दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, तो उसको अभी चेंज करेंगे, पर करना आपको मिनिमाइज में ही है। फिर दूसरी बात आती है कॉन्स्ट्रेंट की। यहाँ देखो तो सारे लेस देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो वी हैव टू चेंज इट इनटू लेस देन इक्वल टू। ठीक है, आगे करेंगे वीडियोस में ये वाली केसेस भी, कि चेंज कैसे करना है सब बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सिंप्लेक्स मेथड में आपको पहली चीज़ क्या देखनी है कि वो मिनिमाइज होना चाहिए, नहीं है तो कर लेंगे, और हमारा जो कॉन्स्ट्रेंट है वो लेस देन होनी चाहिए, लेस देन नहीं है तो भी कर लेंगे। ठीक है, देखो करना क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोला मैक्सिमम नहीं है तो मिनिमाइज करो। सोल्यूशन देखते हैं, तो इसको करो कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू, किस में करेंगे, मिनिमाइज, मिनिमम कर लो या तो कैसे करेंगे। देखो, जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम से मिनिमम में जाना हो तो क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ माइनस जेड। उनकी जगह पर चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको पूरे से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2x1 -5x2। अब ये वाला फंक्शन क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मिनिमम वाला। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो, अब आपके कॉन्स्टेंट पे आओ। अब यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू। अब इनइक्वालिटी में तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, तो इनइक्वालिटी से हमें किस में जाना है, इक्वल में जाना है। और मैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जिसमें क्वेश्चन कराए थे मैंने लेस देन वाले, तो अगर आपको इनइक्वालिटी से इक्वल टू में जाना है तो आपको स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में भी करा था। ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स मतलब जिससे आप इनको इक्वल टू कर पाओ। देखो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स in the constraint to convert them into equality, to convert into the equality। ठीक है, इसके बाद देखो करो क्या हो जाएगी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x1 प्लस 5x2, तो 3x1 प्लस 5x2
इसके साथ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, मैंने ले लिया S1 लेट्स सेट प्लस S1 इज इक्वल टू क्या आ गया 15, बस स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा वो। दूसरी इक्वेशन क्या है 6x1 प्लस 2x2 यही है, प्लस में स्लैक वेरिएबल दोबारा करा, क्या इक्वल टू में आ गया 24। अब एक चीज ध्यान रखना, स्लैक वेरिएबल रिपीट नहीं करना, जैसे S1 ऊपर ले लिया तो दूसरे में भी S1 लेके इक्वल टू मत कर देना, हमेशा दोनों में अलग अलग लेने हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो था ही, यहाँ पर S1 S2 भी आ गया ग्रेटर देन 0। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना काम करा, हमने जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन था उसको हमने ठीक कर दिया कि हम सॉल्व कर पाए सिंपलेक्स मेथड से, ठीक है। पहली चीज हमने मैक्सिमम को मिनिमम में करा, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर माइनस में तो देख वो क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसे सिंपल है सब कुछ सही है, लेस देन इक्वल टू साइन इक्वल टू में जाना है तो मैंने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे, हो गया। अब इसको हम बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझे क्लैरिटी रहे कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, क्या बन गई मिनिमम ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू मतलब जो हमने निकाला है सब उसको फॉर्म में लिख लो माइनस x2। अब देखो हमारे पास ये तो दे रखा है, पर हमने दो वेरिएबल्स और लिए हैं S1 और S2, तो यहाँ पर उनको भी लिख देंगे प्लस 0 ऑफ S1 प्लस 0 ऑफ S2। आगे 0 की लगाया क्योंकि इनके जो कोस्ट वेरिएबल्स हैं वो 0 है, आगे भी आएगा अभी बताऊंगा कोस्ट वेरिएबल्स क्या है 0। जैसे अगर x1 के आगे 2 -2 है, माइनस x2 के आगे -1 है, लेकिन S1 और S2 स्लैक वेरिएबल्स जो हमने खुद इंट्रोड्यूस करे हैं, तो इनके पास कोई कोस्ट वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये 0 है, ठीक है। अब देखो और हमारी क्वेश्चन क्या आई थी 3x1 प्लस 5x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 15, और आ गया 6x1 प्लस 2x2 प्लस S2 इज इक्वल टू 24, ये आ गया। और हमारा वो था x1, x2, s1, s2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो कॉमन चीज़ है, हर चीज़ में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया कैसे आपने करना है। अब देखो अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, अगर आपने थोड़ा बहुत इस मेथड के बारे में देखा होगा, कि एक होती है सिंपलेक्स टेबल। जो हम ये कर रहे हैं ना सिंपलेक्स मेथड, हम इसको सॉल्व सिंपलेक्स टेबल की मदद से करेंगे। तो अब हम बनाने वाले हैं सिंपलेक्स टेबल। तो इसकी बार वो बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास हो गए, ऊपर वेरिएबल लिख रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। CB VB आपका XB, यहाँ पर बाकी आपके सामने लिखता हूँ। देखो समझते हैं, ये हमारी सिंपलेक्स टेबल है जिससे हम सॉल्व करने वाले हैं। CB क्या है हमारे पास, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, CB इज द कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक, VB इज द बेसिक वेरिएबल, एंड XB इज द, अब XB हमारा वो वाला है, क्या कहते हैं, जो हमारे राइट हैंड साइड जो सोल्यूशन है वो है। मैं पूरा लिखने का थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसे समझा देता हूँ। अब देखो VB क्या है हमारे पास, बेसिक वेरिएबल, CB इज द कोस्ट ऑफ द बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट बेसिकली। अब देखो करना क्या, आपको ना एक स्ट्रक्चर याद रखना है। CB VB XB लिख लिया, उसके बाद इक्वेशन पे जाना है। इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, x1 है, x2 है, s1 है और s2 है। s1 s2 को भी गिनोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको वेरिएबल्स लिखने हैं x1 x2 s1 और s2, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद एक बार इसको इरेज कर दूं, आपको नोट करना है तो कर लेना। ये बेसिक वेरिएबल्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है टेबल का, क्योंकि बार बार अब आगे जितने भी मेथड करोगे ना, 2 फेज मेथड और जो भी आएंगे, ठीक है, वो सारे मेथड्स में अब सिंपलेक्स यूज होगा, ठीक है। उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो CB VB XB X1 X2 S1 S2 हमने एक फॉर्मेट याद रख लो इसको। अब XB क्या है हमारे पास, मैंने बताया सोल्यूशन का राइट हैंड साइड कह लो, ये वाले 15 और 24, ये यहाँ पर क्या XB की जगह पर आ जाएंगे 15 और 24। VB क्या है, VB इज द बेसिक वेरिएबल, और बेसिक वेरिएबल क्या है S1 और S2। CB क्या है उनके कोएफिशिएंट, तो ऊपर हमने दिखाई, देखो S1 का कोएफिशिएंट 0, S2 का कोएफिशिएंट 0, तो यहाँ पर 0 और 0। x1 x2 क्या है, देखो यहाँ पर आपकी सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, जैसे 3x1 प्लस 5x2, तो यहाँ 3 और 5, और S1 तो 0 था, अच्छा नहीं S1 यहाँ पर 1 है और S2 यहाँ है नहीं तो 0। दूसरी इक्वेशन देखो 6x1 प्लस 2x2, यहाँ 6 और यहाँ 2, S2 यहाँ पर है पर 1 और S1 नहीं है तो 0 और ये 1, ठीक है।
ये पूरी हमारी टेबल तैयार होगी। समझ आई इतनी चीज़? ठीक है। एक और चीज़ हम जो रखते हैं, ये हो गया। अब ये करने के बाद आपको करना क्या, आपने टेबल जो बना ली, हमें आंसर भी तो निकालना है ना। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और चीज़ लेंगे हम, जिसको हम कहते हैं सीजे। अब सीजे हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको ऊपर से बंद कर दूं तो हमारे पास सीजे क्या होता है, सीजे इज द ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट हमारा। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सीजे इज द ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट। ठीक है, सीजे हमारा ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के कोफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पर, -2x1 -x2 + 0s1 0s2। तो इसके जो x1 का क्या है कोफिशिएंट -2, x2 का क्या है -1, s1 का क्या है 0 और s2 का क्या है 0। तो ये सारे सीजेस हो गए। अब क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना होता है यहाँ से zj, आपको निकालना होता है zj। अब zj क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ। zj होता है हमारे पास समीशन सी बी इंटू वाई ऑफ आई जे। सी बी क्या है, ये बेसिकली आपको जब zj निकालना हो ना, क्या करो, एक्स बी को करो सी बी से मल्टीप्लाई, और क्या कहते हैं यहाँ पर उसका आंसर जो आएगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, दोनों से वैसे। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको ताकि ज़्यादा अच्छे समझ आए। देखो कैसे करना है, अगर आपको जैसे ये वाला निकालना है आपको x1 का zj, कैसे निकलेगा, 15 इंटू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इस सेकंड वाले को भी उससे सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, यानी 24 इंटू 0। तो मेरे पास फाइनल क्या आया, 0 + 0 यानी 0। तो मेरा ये वाला zj क्या आ गया, 0। ऐसे इसको करो 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी 0 आएगा। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 यानी वो 0। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये भी 0। तो हमारे सारे zj के आगे 0 0 आ गए। उसके बाद हम निकालते हैं zj माइनस cj। zj पता 0 है, ऊपर माइनस करो cj, क्या आ जाएगा 0, यानी 2 माइनस ऑफ -2 यानी 0 + 2 यानी 2 आ गया। ऐसे ही 0 माइनस ऑफ -1 यानी 0 + 1 क्या आ गया 1। ऐसे ही 0 - 0 0 0 - 0 0, ये हमारे पास क्या आ गया zj माइनस cj। अब क्या करना है, देखो अब हम, आपने सोचा कि चलो इसने सिंपलेक्स टेबल बना दी, क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, आंसर क्यों नहीं निकल रहा है। तो देखो जब भी हम सिंपलेक्स मेथड करते हैं, आपको अगर आंसर चाहिए तो आपको कैसे, जस्ट आप जो ये सिंपलेक्स टेबल बना रहे हो ना, इसी से ये आंसर मिलेगा। अब वो कब मिलेगा, देखो जब आपकी जो ये zj माइनस cj है, जब ये सारे की सारी वैल्यूज <0 आ जाती हैं, तब हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल जाता है, या फिर हमें जो x1 और x2 की वैल्यू है वो हमें मिल जाती है। लेकिन अगर हमारे पास zj माइनस cj जब तक हमारे पास <0 नहीं आता है, हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब जैसे यही केस ले लो, इसमें 2 और 1 आ गया, बोथ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0, <0 तो आई नहीं, दैट मीन्स ये क्वेश्चन अभी आगे और सॉल्व होगा। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपकी zj माइनस cj बड़ा आ जाए 0 से, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू चूज द मैक्सिमम पॉजिटिव zj माइनस cj। सबसे बड़ा नंबर लेना है zj माइनस cj। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, चूज द मैक्सिमम पॉजिटिव zj माइनस cj एंड हेयर क्या पढ़ रहे हैं, zj माइनस cj क्या है, 2 इज द मैक्सिमम पॉजिटिव। अब जो आपको यहाँ zj माइनस cj सबसे बड़ा वाला लिया, जो अब जैसे 2 आया इसमें, अब 2 के सामने देखो कौन सी हमारी कॉलम है, कौन सा कॉलम है, x1 का कॉलम है। दैट मीन्स ये वाली जो रो है वो क्या होगी हमारी, x1 क्या हो जाएगा, x1 इज द x1 विल बी एंटर इनटू बेसिस। कहने का मतलब है, देखो सिंपलेक्स मेथड में सिंपली होता है कि हमें जो ये हमारे जो ये बेसिक वेरिएबल्स होते हैं ना s1 और s2, इन्हें हटा के हमें अपने वेरिएबल्स लाने होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम zj माइनस cj जो निकाला उसमें से देखते हैं सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कौन सा आया। हमने देखा 2 आया, तो 2 के सामने वाला जो कॉलम है उसमें पड़ रहा है x1, तो अब इनकी जगह पर कौन एंटर करेगा बेसिस में, x1 एंटर करेगा, तो वही चीज आएगी। अब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि x1 एंटर इनटू बेसिस और हमारा जो
क्या कहते हैं, जो हमारे कॉलम जिसमें ये एंटर करा, इस कॉलम को मैं क्या नेम दे दूंगा, पाइवेट कॉलम। तो कॉलम ऑफ x1 इज कॉल्ड पाइवेट कॉलम। देखो अगर वो बेसिस में एंटर कर रहा है तो किसी को निकालना भी तो पड़ेगा ना S1 S2 में से, वो ऐसे तो एंटर कर नहीं सकता। तो उसी को निकालने के लिए हम एक और चीज निकालते हैं जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशो। वो कैसे निकलती है मैं समझा देता हूँ, पर मैं साइड में लिख लूँ। देखो एक और चीज निकलेगी यहाँ पर, उसका नाम क्या दूंगा मैं, रिप्लेसमेंट रेशो। साइड में मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, नीचे लिख दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रिप्लेसमेंट रेशो का फॉर्मूला। बाकी समझने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है ये। देखो रिप्लेसमेंट रेशो निकालेंगे उसे रिप्लेस करने के लिए, तो रिप्लेसमेंट रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, मिनिमम ऑफ एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे वेयर वाई आई जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर कह लो सीधा अगर शॉर्ट में याद करना है तो मिनिमम ऑफ सोल्यूशन अपॉन में पाइवेट। देखो कैसे निकले रिप्लेसमेंट रेशो, आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास एक्स बी है उसको आपको डिवाइड कर देना जो भी आपने पाइवेट कॉलम लिया है। तो एक्स बी क्या 15, पाइवेट कॉलम अगर x1 बना तो 15 डिवाइड्स 3, तो हमारी रिप्लेसमेंट रेशो आ जाएगी सोल्यूशन अपॉन में पाइवेट 24 अपॉन में 6। सॉल्व करो क्या है, इसका है 5, ये आ गया 4, ये हमारे पास क्या आ गई, रिप्लेसमेंट रेशो आ गई। अब आपको क्या रिप्लेसमेंट रेशो चलो निकाल लिया, अब क्या करें, आपको क्या करना है, आपको सबसे छोटी वैल्यू लेनी है रिप्लेसमेंट रेशो में। अब 5 और 4 में से छोटा कौन सा है, 4 है, तो 4 वाली वैल्यू लेनी है। एंड 4 के सामने जो भी रो आ रही है, जैसे S2 आ रहा है तो S2 क्या करेगा, अब S2 विल कह लो या निकल जाएगा, S2 विल बी द आउटगोइंग वेरिएबल। S2 हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, x1 आ जाएगा। अब बात समझ आई, बहुत सिंपल। ZJ मैंने CJ निकाला, उसमें देखा सबसे मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम देखा x1 आ रहा है, x1 हमारा क्या होगा, इनगोइंग वेरिएबल। उसके बाद हमने निकाली रिप्लेसमेंट रेशो, रिप्लेसमेंट रेशो निकालने के बाद सबसे छोटी रेशो आई, उसके सामने वाला जो रो है वो हमारा बना आउटगोइंग वेरिएबल। तो अब लिख देते हैं क्या हो गया कि S2 इज आउटगोइंग वेरिएबल एंड जो हमारी रो S2 है वो क्या बन गई, पाइवेट रो। अब देखो ये वाला जो था हमारा वो पाइवेट कॉलम था, ये हमारी बन गई पाइवेट रो। तो अब इसके बीच में कौन सा कॉमन एलिमेंट आया, 6, तो 6 हमारे पास क्या हो गया, पाइवेट एलिमेंट क्या आ गया, 6। अब देखो हमारे पास ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे, अगेन वी विल मेक द सेम टेबल, जो मैंने बताया टेबल का फॉर्मेट वही रखना है, तो आपको याद भी रखना है। तो वही बनाते हैं फिर से। आपके पास कैसे आएगा, आपके पास आ जाएगा CB VB XB और आपकी वही X1 X2 और S1 और S2। देखो टेबल का फॉर्मेट सेम ही है बिल्कुल, ऊपर से देख लेना सेम उतारने के लिए। तो इसको कर लेते हैं कंप्लीट, बस चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या चेंज होगा, थोड़ा सा छोटा करो ताकि आपको दिख जाए, इनको मुझे बड़ा ही ठीक है। देखो हमारे पास जो XB है, देखो यहाँ पर सेम चीज क्या रहेगी हमारे पास, जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, S1 था S2 था, तो वो तो एज इट इज लिख लेते हैं कि यहाँ पर S1 था और S2 की जगह कौन आ गया है, X1 आ गया है, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट, तो S1 का कोफिशिएंट क्या था, 0। ऊपर देखो X1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से देखो X1 का कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो XB था हमारा बेसिक वेरिएबल, उसकी जगह का क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर हम, तो अब जैसे ये आ गया ना, अब देखो आपको इतना पता चल गया, आपको बेसिक वेरिएबल्स लिख लिए, S1 और X1 जो आया है उनके कोफिशिएंट लिख लिए। अब आपको ये सेम चीज नहीं करनी है कि जो ऊपर लिखा हुआ एज इट इज उतार के लिख लेना, नहीं। अब आपको क्या करना है, जो आपके ये थे ना ऊपर 15 3 5 1 ये जो थे ऊपर ये सब, अब आपको क्या करना है इसमें आपको, जैसे अब X1 है, X1 के यहाँ पर आपने कौन सा था, ये 6 था जहाँ पर दोनों ही कर रहा था, तो यहाँ पर जो है जब आप नेक्स्ट वाली टेबल बनाओगे उसमें ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है।
तो इसको 1 करने के लिए हम इस पे लगाएंगे ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे आप लीनियर अलजेब्रा में भी करते होगे, कर चुके होगे सेकंड सेम में, आपने जो वो करा था ना रो रिडक्शन फॉर्म वगैरह, तो आपने पढ़ी होंगी रो एक्लन फॉर्म वगैरह। तो आपको इसमें वैसे ही वो करना है, इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के क्या करूँ मैं, इस पूरी की पूरी रो को क्या करूँ, 6 से डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ पर आप ऑपरेशन क्या लगाओगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ ऑपरेशन। हम बना रहे हैं न्यू R2, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड R2 में 6 को करना पड़ेगा डिवाइड। तो देखो 6 को डिवाइड करेंगे तो क्लियरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। बाकी देख लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर 24 है, 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। ऐसे ही यहाँ पर 2 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। देखो 1/3। S1 है, S1 क्या था, यहाँ पर 0 था, तो 0 को 6 से डिवाइड करोगे 0। ऐसे ही 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1/6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 और 1/6। अब ऐसे ही आप ऊपर वाली रो को बनाओगे बाय अप्लाइंग एनी ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आपको नई R1 बनाने के लिए आप क्या करो, देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है वो और बता देता हूँ, कि जहां आपने 1 बनाया उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस 3 को आपको एट एनी कॉस्ट 0 करना पड़ेगा। उसको करने के लिए आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, हमें बनानी है न्यू R1, जिसके लिए मैंने क्या करा, ओल्ड R1 में से -3 ऑफ न्यू R2। देखो ऐसा क्यों करा मैंने, देखो यहाँ पर है 1, तो ये है मेरी न्यू R2। अगर मैं यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आएगा और ऊपर 3 है तो वो कट के 0 हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार लिख लेता हूँ नंबर। ये आपके पास है ओल्ड R1 के, आपके पास पूरी ओल्ड R1 लिख लेते पहले। 15 3 5, 15 3 5, और क्या आपके पास 1 और 0, 1 और 0। इसमें से आपको माइनस करना है 3 ऑफ, अब जूम कर लेते हैं, 3 ऑफ क्या माइनस करना है आपको, 3 ऑफ जो भी उसकी वैल्यू हो। यहाँ पर न्यू R2 क्या है मेरे पास, 4 1 1/3, 4 1 1/3 और 0 और 1/6। ये आपके पास क्या है, नहीं। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा 12, ये आएगा 3, ये 3 से 3 कटा तो 1। इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक से माइनस भी कर देते साथ साथ। देखो ये हो जाएगा 12, तो 15 - 12 3, ये हो जाएगा 3 3 - 3 0, 5 3 से 3 कटा 5 - 1 4। ऐसे ये 3 × 0 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ये 0 माइनस इसको इस पर काट दो 2 पे, तो 1/2। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, पूरी रो उसको एज इट इज लिख रहा हूँ मैं बस। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1/2। -1/2 है ना, हाँ बड़े के आगे माइनस है, तो -1/2 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ZJ निकालना। तो ZJ निकालते हैं, तो हम निकाल रहे हैं ZJ, वहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ निकाल रहा हूँ। तो ZJ क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ZJ कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे प्लस इससे। देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। अब इसको हटा देता हूँ, रफ वर्क है वैसे भी ये वाली चीज़, तो हम यहीं पर करके दिखा देते हैं, डिलीट ZJ भी ऊपर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ZJ निकाल रहे हैं, लाइन वाइज ही लिखूंगा, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं ZJ, थोड़ा इजी रहेगा करने में। यहाँ पर लाइन भी बना देता हूँ, ठीक है। ये हम ZJ निकाल रहे हैं अब, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 0 × 0 प्लस 1 × -2, 1 × -2 क्या आ जाएगा, -2। तो मेरा पहला ZJ क्या आ गया, -2 आ गया। ऐसे ही दूसरा निकालो, 4 × 0 प्लस, यहाँ कर रहा हूँ 4 × 0 प्लस 1/3 × -2, तो ये कितना आ गया, -2/3। ये तो 0 हो गया ना, तो -2/3। ऐसे ही ये वाला 1 × 0 0, 0 × ये, तो 0 ही हो गया। ऐसे ही 1 - 2 × 0 प्लस -2 × 1/6, ये 3 पे कट गया, तो ये आ गया -1/3, ये भी आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपका CJ लिखा था हमने ऊपर, याद करो CJ लिखा है हमने ऊपर, नहीं लिखा, तो CJ भी लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिख देते हैं CJ,
सीजे क्या था आपके पास ऊपर, माइनस सीजे वही रहेगा, सीजे चेंज नहीं होता, -1 0 0। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो -2 यानी -2 ऑफ -2, तो -2 + 2 कितना आ गया 0। उसके बाद है -2/3 माइनस ऑफ -1 ये हो गया -2/3 + 1। तो मेरे पास सॉल्व करो अगर आप इसको, तो मेरे पास क्या आ गया ये 1/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3। ऐसे ही 0 माइनस 0 0 -3 माइनस ऑफ 0 यानी -1/3। तो अगर आप ध्यान दो अब इसमें आपकी कोई आई वैल्यू, क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 आई, सारी तो नहीं है, ये वैल्यू बेचारी रह गई, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। तो अगेन वी हैव टू चूज मैक्सिमम ऑफ ZJ माइनस CJ, और मैक्सिमम तो यही आ रहा है। तो हमारी इसके ऊपर वाली जो भी कॉलम होगा यानी x2 इज नाउ इनगोइंग वेरिएबल, और अब हमें आउटगोइंग भी वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, रिप्लेसमेंट रेशो यानी RR। कैसे निकलती है, इसका क्या कहते हैं, इसका जो वो हो इसको इससे डिवाइड, XB से सोल्यूशन डिवाइड बाय पाइवट। तो क्या बन जाएगी आपके पास रिप्लेसमेंट रेशो, एक तो ये आ जाएगी, सोल्यूशन 3 है, ये 4 है, तो 3/4, ऐसी 4/1/3, तो आपके पास 4/1/3, तो सीधा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा 4 × 3, ये तो आ गया 12, ये कुछ 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चूज करना होता है, सबसे छोटी, यहाँ पर सबसे बड़ी और वहां पर सबसे छोटी वैल्यू ये वाली आई। तो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल क्या बन गया, हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया S1 विल बी द पाइवेट रो, एंड x2 वाला ये वाला दिस इज पाइवेट कॉलम, एंड 4 हियर इज द पाइवेट एलिमेंट। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि हम लिख देते हैं थोड़ी सी स्टेटमेंट कि सिंस जो हमारा ZJ माइनस CJ है, ZJ माइनस CJ इज स्टिल पॉजिटिव, तो अभी भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नॉट ऑब्टेन्ड। तो हमारा अब क्या कर रहा है, x2 विल एंटर द बेसिस, हमारा x2 एंटर कर रहा है। तो अगर x2 एंटर कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है, और हमारा S2 क्या है, S2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। अब फिर से वही वाली टेबल बनाओ, सिंप्लेक्स वाली, देखो टेबल बनाओ, वही CB VB XB X1 X2 S1 S2, ये ना याद रखना ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और XB के ऊपर क्या आता था हमारा CJ, ये क्या है मेरे पास -2 -1 0 और 0। अब ये सारी VB और CB तो सेम रहेंगे, यहाँ पर S2 की जगह आ जाएगा x2, यहाँ आ जाएगा x1, और इसका देखो x2 का हमारे पास ऊपर क्या है कोफिशिएंट, उसमें x2 का है -1, x1 का है -2, तो यहाँ वो लिख देंगे यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2। अब फिर से, अब जैसे हमने x1 के केस में उसको 1 बनाया था, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें किसको 1 बनाएंगे, x2 के केस में हम इसमें बनाएंगे 4 को, क्योंकि हमारा S1 क्या है ना, तो उसके सामने पाइवेट एलिमेंट कौन सा है 4, तो यहाँ पर हमें क्या करना है 4 को बनाना है 1 और 1/3 को 0। तो 4 बनाने के लिए क्या करूंगा, इस वाली रो में क्या करूँ 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ ऑपरेशन लिख रहा हूँ, न्यू R1 बनाने के लिए मैंने क्या करा, आई हैव डिवाइडेड 1/4 बाय ओल्ड R1, ये मेरा पहला ऑपरेशन है। इसको करो डिवाइड, देखो 3/4 आ जाएगा यहाँ से, ये तो 0 ही रहेगा, ये 4/4 1 हो जाएगा, ये 1/4 और ये -1/8। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा -1/8। ऐसे ही x1 में यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सॉरी 0 चाहिए आपको। तो अब क्या करूँ, नेक्स्ट वाला ऑपरेशन बताता हूँ, न्यू ऑफ R2 निकाल रहे हैं हम। तो क्या ऑपरेशन लगाए इसमें, देखो अगर मैं जो ओल्ड R2 है यानी ये है, इसमें से मैं 1/3 माइनस कर दूं, क्योंकि यहाँ तो 1 हो चुका है, तो नई में से अगर मैं पुरानी वाली में से नई वाली को 1/3 से मल्टीप्लाई करके कर दूं, तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब
इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाएगा। तो क्या लिखूं, ओल्ड ऑफ R2 माइनस 1/3 ऑफ न्यू R1। तो पहले मैं यहाँ पर आपको ओल्ड लिख के दिखा देता हूँ ताकि इजी रहे। ओल्ड क्या है आपकी R2, ओल्ड R2 आपके पास है, ओल्ड R2 है आपके पास 4 है, 4 1 1/3 0 और 1/6 माइनस 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 1/3 न्यू R1। न्यू R1 कितनी आई है, एक तो 3/4 1/3 इंटू 0 1/3 1/3 1/3, यहाँ पर क्या है 1/3 क्या आपका 1 1/4 माइनस 1/8 ये आया। इनको सॉल्व करो। देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये तो सीधा क्या आ जाएगा आपके पास, ये आप पूरा माइनस माइनस करके इसको देखो सॉल्व करोगे तो 3 आपका वो आ जाएगा, ये क्या कहते हैं 3 से 3 कट जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 15/4। ये तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि 0 हो गया ये वाला। ठीक है, ये वही -3 में से -1/3 क्या 0 आ गया। ऐसे ही 0 में से इसको माइनस करोगे तो -1/12 और आपके पास ये कितना आ जाएगा 5/24। इनको सॉल्व कर लेना। तो आपको क्या आ गया यहाँ पर 15/4 1 0 -1/12 और आपका क्या है 5/24। अब आपकी ये टेबल तो हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, यू हैव टू फाइंड द ZJ। ये हटा देते हैं। तो आपको क्या करना है, ZJ निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम ZJ, थोड़ा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं। ये आपका हो गया ZJ। ZJ निकालो, अब क्या आ जाएगा आपके पास ZJ, देखो कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2 कितना आया -2। तो पहला हमारे पास ZJ क्या आ गया -2। ऐसे ही निकालो 1 इंटू -1 यानी हो गया -1 प्लस 0 इंटू -2 यानी -1 ही आ गया आपका ये। ऐसे ही बाकी निकाल लोगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, मैं आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, -1/12 और ये -7/24। अब देखो भाई, अब निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो करो 2 माइनस ऑफ -2 यानी -2 ऑफ -2, तो -2 प्लस 2 यानी ये क्या आ गया 0 आ गया। ऐसे ही -1 -1 ये क्या आ गया 0, -1/12 -0 तो ये तो -1/12 ही आएगा, -7/24 और -0 ये भी वही आ गया। तो अगर आप ध्यान दो, हमारे जो ZJ माइनस CJ हैं वो सारे क्या आ गए, सारे क्या आ गए अब ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, मतलब आपको और टेबल नहीं बनानी है। हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन अब आ गया। तो अब से लिखेंगे सिंस ऑल ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज कि इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारा x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई, देखो अब हमारे जब ये सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, तो मतलब x1 के सामने वाला जो ये है वो x1 की वैल्यू और x2 के सामने वाला है वो x2 की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x1 आ गया 15/4 और x2 क्या आ गया 3/4। ठीक है, अब हमारे को जो दे रखा था ना अब देखो हमने मिनिमम में कन्वर्ट क्यों करा था, क्योंकि हमें सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना था। बट अभी आपको मैक्सिमम निकालना है ना उसका, तो डायरेक्ट जो मैक्सिमम ऑफ z दे रखा था ना उसी में आप पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा 2 ऑफ 15/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 30/4 प्लस 3/4, इसको 4 एलसीएम ले लो तो 30 प्लस 3 कट के आ गया 33/4। ये आपकी होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, जहाँ पर वो जैसे आप ग्राफल से निकालते थे वैसे आप सिंप्लेक्स से। ठीक है, सो दिस इज योर सिंप्लेक्स मेथड। बहुत ही बढ़िया सा मेथड है। देखो आप वीडियो लंबी हुई है, आपको समझ भी आ ही गया होगा, बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है, तो बहुत ही मतलब ऐसा आपको लगेगा अभी पहली बार देख रहे हो वीडियो कि यार कितना खराब सा मेथड है, इतनी मेहनत कराता है, बट बहुत ही इजी मेथड है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, सिर्फ सॉल्विंग है, थ्योरम्स नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ आपको एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ रही है, नॉर्मल वही रो ऑपरेशन जो बेसिक सा करते हो, आपको लास्ट में बस लेस देन 0 लाना है और ये मैक्स। अगर इसकी जगह मिनिमम होता,
अगर आप चाहो तो मिनिमम में पुट कर सकते हैं। इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम ऑफ माइनस जेड लिया था ना, -2x1 -x2, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा, आंसर तब भी सही आएगा। ठीक है, सो ये था आपका सिंप्लेक्स मेथड। ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी है, एक क्वेश्चन ही आपको समझ आ जाना चाहिए, बाकी और क्वेश्चन बहुत बुक में है, PYQs हैं, वो भी मैं डालूंगा जल्दी, वो सारे आप करो तब तक। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर सिंप्लेक्स मेथड टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में यही वाला मेथड करेंगे, बट उसके केसेस जो बचे हैं वो करेंगे। 3-4 केसेस हैं इसके। ये सबसे बेसिक था कि सिंप्लेक्स मेथड अगर नॉर्मली आ जाए, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर simplex method for this video, for this case. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.